जय हिंद साथियों। मैं हवलदार अतुल, तोपची अग्निवीर, गाजीपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज क्लास लेकर के आप लोगों के सामने आ रहा हूं मुगल काल, और हम तसल्ली से इस मुगल काल को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर ये मुगल काल क्यों आया, कैसे आया, क्या इसके सामने क्या क्या सिचुएशन रही है। तो आज हम पूरी की पूरी चर्चाएं करने वाले हैं, वो करेंगे आज हम मुगल काल के बारे में। हम इतिहास को ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि हमको रटना ना पड़े, वन लाइनर ना पढ़ना पड़े, केवल एक लेक्चर में किसी एक चीजों को निपटा दिया जाए। और अगर कोई वीडियो को सुनता है तो उसके समझ में ये बात आनी चाहिए कि आखिर चीजें हैं क्या। तो लीजिए आज हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं मुगल काल। क्या कहते हैं इसको? हम बात करते हैं और इसको हम कहते हैं मुगल काल कहते हैं। देखिए, इस बात को जरूर हम जानते हैं कि मुगल काल कब से लेकर के कब तक रहा है, और ढेर सारे लोगों को इस बात को हम जानते भी हैं कि मुगल अगर कहीं भारत में रहे हैं तो वो रहे हैं 1526 से लेकर के 1858 तक। कब तक रहे हैं? ये 1858 तक रहे हैं। और इसमें हम दो भागों में हम पढ़ने की इसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आखिर ये दो भाग में इनको क्यों पढ़ा जाता है और किस लिए इनको दो भागों में पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इसमें हम पहली चीजें पढ़ते हैं जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मुख्य मुगल के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम मुख्य मुगल कौन कौन से थे। क्या है मुख्य मुगल? ये मुख्य मुगल कौन कौन है? तो जिन्होंने, और इसके बाद में हम दूसरा पढ़ते हैं उत्तर मुगल। क्या पढ़ते हैं? उत्तर मुगल पढ़ते हैं। जो हम मेन चीज पढ़ने वाले जा रहे हैं मुख्य मुगल को, वो हम पढ़ते हैं कब से लेकर के कब तक। तो ये हम पढ़ते हैं 1526 से लेकर के 1707 तक। 1707 तक इसलिए पढ़ते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। किसकी? तो दोस्तों, ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुख्य मुगल का काम तमाम हो गया था, और धीरे धीरे सत्ता क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। और हम इस बात को लेते हैं कि जो मुख्य मुगल कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इतिहास को अपने स्वर्ण अक्षरों से लिखा है। तो वो सबसे पहले अगर किसी का नाम अगर लेते हम हैं तो पहला नाम लेते हैं किसका? तो पहला नाम आता है बाबर का। किसका नाम आता है? बाबर का आता है। इसके बाद में दूसरा अगर हम कहीं नाम लेते हैं तो इनके पुत्र हैं जिनको हम क्या कहते हैं? हुमायूं कहते हैं। इसके बाद में हुमायूं के, देखिए पुत्र इनके कई हैं, लेकिन जिन्होंने इतिहास को स्वर्ण अक्षरों से लिखा है उन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसके बाद में हुमायूं के लड़के होते हैं जिनका नाम होता है अकबर। क्या नाम है? अकबर। और अकबर के बाद में कोई आता है तो उसको हम फिर क्या कहते हैं? इनको कहते हैं जहांगीर। क्या कहते हैं इनको? चौथे नंबर पे आते हैं अकबर के लड़के हैं जिनको हम कहते हैं जहांगीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जहांगीर। और जहांगीर के बाद में अगर ये जहांगीर के अगर कोई लड़का है जिसने ताजमहल वगैरह बनाए थे, जिनका नाम था खुर्रम, और खुर्रम को क्या मिल गया था? शाहजहां की उपाधि दी गई थी। और ये 5वें नंबर पर आ जाते हैं हमारे शाहजहां। कौन आते हैं? शाहजहां आते हैं। चलिए जी, ये शाहजहां
और शाहजहां के लड़के हैं, और इनके लड़के का नाम है, जिसको हम बड़े क्रूर और अड़ियल टाइप के मुगल बादशाह कहते थे, जिनका नाम था औरंगजेब। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है औरंगजेब। यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी कि आखिर इतिहास के सिचुएशन को कैसा और क्या किया गया है। इनमें कुछ मुख्य नाम है जो बाद में हम चर्चा में इसको लेकर के आएंगे। जो उत्तर मुगल थे वो उन्होंने काम किया था 1707 से 1858 में, और ये 1858 वाला वो समय है कि जब यहाँ पे मुगल सल्तनत का क्या हो गया था, पतन हो गया था। और पूर्ण रूप से पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ही, लेकिन इसके बाद में जो शासन आया वो ब्रिटेन के क्रून के अधीन आ गया था। और ये बातें हम करते हैं 1857 की क्रांति के समय की। और जो इनके लास्ट, अगर हम इसमें कुछ लोग थे जैसे मोहम्मद शाह रंगीला वगीला का नाम आता है, इसमें कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला है। चलिए जी, इसके बाद में जो नामी ओमी है ये लोग हैं जिनका थोड़ा सा नाम आता है कि इनके ऊपर किसी ने वो किया। और जो हमारे लास्ट, बिल्कुल लास्ट में जो आते हैं, इनका नाम है बहादुर शाह जफर। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है बहादुर बहादुर शाह जफर। तो ये बहादुर शाह जफर हैं, और बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में इनको गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने इनको कहा बर्मा में रख दिया था। और इन्होंने कहा था कि मैं ऐसा मुगलिया सल्तनत का बादशाह हूं जिसको एक गज भारत की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई थी। तो अब हम इनके बारे में पढ़ने के लिए अब सोचेंगे कि आखिर इनमें जो पहला नाम आता है उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिनका नाम है बाबर। लीजिए, अब हम बात करते हैं, केवल केवल बात करेंगे। तो बात करेंगे अब हम किसकी? तो बात करने जा रहे हैं हम बाबर की। लीजिए, अब हम अगर बाबर की बात करते हैं तो ये बाबर है। और ये बाबर बाबर सोचने वाली बात है कि ये भारत के अंदर आते हैं 1526 में, और आते हैं 1526 में, और मेरे ये इसके बाद में 1530 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये इतने दिनों तक क्या करेंगे, ये यहाँ भारत में रहेंगे और भारत में ये अपना नींव रख देंगे। आखिर कारण क्या है कि बाबर को भारत में आना पड़ा? कुछ तो कारण होगा जो बाबर को, विदेशी को भारत में किसी न किसी ने तो निमंत्रण दिया होगा, जिससे कि ये भारत की सदगमी पर आए थे। तो इससे पहले बोलबाला हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का, और दिल्ली सल्तनत में उस समय क्या बोलबाला था बाबू? तो हम बताते हैं कि इसके बाद में दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का क्या था, बोलबाला था। दिल्ली में कौन राज कर रहा था? तो दिल्ली में अगर कोई राज कर रहा था तो वो हमारे इसके दिल्ली सल्तनत के लास्ट बादशाह हैं, और इन बादशाह का नाम क्या है? तो अब हम ये समझते हैं कि दिल्ली में कौन कौन से लोगों ने, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंशज ने राज किए हैं। तो इसके ट्रिक होते हैं, और ट्रिक क्या है कि गुलाब खिले तो, बोलते हैं गुलाब खिले तो सांस सांस लो।
यानी कि लो मीन्स क्या होता है, यानी दिल्ली में कौन कर रहा है, तो यहाँ पे लोधी वंश का क्या है, बोलबाला है। दिल्ली में क्या है, लोधी वंश का बोलबाला है। और यहाँ के शासक कौन है, तो इस लोधी वंश के शासक हैं इब्राहिम लोधी है। इब्राहिम लोधी है और यहाँ के शासक इब्राहिम लोधी हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि बाबर को राजपूत वंश के राजाओं ने भी, राणाओं ने भी इनको निमंत्रण दिया था और वो निमंत्रण दिए थे राणा सांगा। कौन दिए थे, तो ये राजपूत है, ये राणा है। और ये राणा कहाँ के हैं, तो ये राणा है राजस्थान के, राजस्थान के ये क्या है, ये राणा है। और ये चित्तौड़गढ़ पे इनकी क्या है, अच्छी तरह से इनकी पकड़ है और इनका नाम क्या है, राणा सांगा। राणा सांगा को ऐसा कहते हैं लोग कि राणा सांगा बड़े ही बलवान है, इनके पास में हाथी वगैरह की काफी बल है, मतलब घोड़े जैसा इनके पास में पावर है। तो ये भी इनका कुछ लोगों का कहना है कि ये इन्होंने भी इनको निमंत्रण दिया था कि बाबर आप आ जाइए और आ करके आप विदेशी आदमी हैं और इब्राहिम लोधी ये दिल्ली से इनको लूटपाट करके और आप चले जाइए। लेकिन बातें बन गई उल्टा, ठीक है, कि मुगल आए तो यहीं पे स्थापित हो गए। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इन्होंने भी उनको निमंत्रण दिया था और कौन दिए थे, तो ये राणा सांगा थे। चलिए अब हम थोड़ी सी बाबर के बारे में हम ये पता करते हैं कि आखिर बाबर आए थे तो कहां से आए थे और कैसे आए थे। इस विषयों में हम थोड़ी सी बात को करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ये अगर हम मान लीजिए कि ये पूरा हमारा अगर ये एशिया है, क्या है, एशिया है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एशिया है। अब एशिया में अगर हम बात करते हैं तो एशिया में ये वाली जो जगह है, ये वाली, ये ऐसे ही है, भारत का मिनिमम नक्शा ऐसे है। तो ऐसे में अगर ये जो जगह है, मान लीजिए ये भारत है, अगर ये भारत है तो इधर कौन सा है, तो इधर एक मध्य, मान लीजिए ये दाहिने में है तो ये मध्य में एक क्या है, मध्य में एक देश है। और इस देश का कौन सा ये है देश, तो मान लीजिए ये देश है उज्बेकिस्तान। कौन सा है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान है और ये क्या है, उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। इनका कहाँ जन्म हुआ, तो उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ है। और यहां से ये सीधे सीधे कहाँ आएंगे, तो यहां से आ जाते हैं, ये काबुल में आते हैं। कहाँ आएंगे ये, मान लीजिए ये वाली जगह कौन सी है, तो ये काबुल है, काबुल है। और ये इलाका हम जानते हैं किसका है, तो ये इलाका पाकिस्तान वाला है, खैबर दर्रा वाला इलाका है। तो इस इलाके से ये क्या करेंगे, आएंगे। लेकिन आएंगे तो ऐसे तो आ नहीं सकता ना कोई, क्योंकि यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सैनिक लेकर के कौन बैठा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सैनिक अगर कोई लेकर के बैठे हैं तो ये इब्राहिम लोधी है। इब्राहिम लोधी से टकरा जाना बाबर को चना चबाने के बराबर था। लेकिन फिर भी अगर घर फूटे गंवार मजा लूटे, देहात मजा लूटे, ये गांव की कहावत है। यानी कि अगर इन्होंने निमंत्रण नहीं दिया होता और इसका एक सूबेदार है, उसने अगर इसको निमंत्रण नहीं दिया होता तो ये पेशावर अभियान में ये लोग खुद गए हैं मिलने के लिए कि आप आइए इनको लूट लीजिए। दिल्ली को, दिल्ली पे जो शासन इब्राहिम लोधी कर रहे हैं, ये मौज मस्ती से कर रहे हैं, शासन प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, तब जाकर के आए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बंदा उज्बेकिस्तान में क्यों नहीं है। बातें तो ये भी आएंगी कि बाबर उज्बेकिस्तान में क्यों नहीं है,
क्यों नहीं है? तो यहाँ पे उज्बेकिस्तान में क्या है? उज्बेक नाम की जनजाति है। कौन है? उज्बेक है। उज्बेक क्या है? यहाँ की क्या है? जाति है। जाति ये कैसी जाति है? ये लड़ाक जाति है, लड़ने वाली है। और इनके पिता उमर शेख क्या कर रहे हैं? उमर शेख एक छोटी सी उज्बेकिस्तान में एक छोटे से जगह के क्या ये जागीरदार है? इनको जागीरदारी मिली है, जमींदारी मिली हुई है इनको। तो होता सिचुएशन ये है कि बार बार ये इनको क्या करते हैं? उज्बेक लगते हैं इनको कूटने या खूब मारते हैं इनको। कहते हैं इतिहासकार कि इनको इतना कूट देते हैं कि ये फिर उज्बेकिस्तान की तरफ नजर उठा करके नहीं देखते। उज्बेकों से टक्कर लेने की औकात अगर इनकी, बाबर की औकात इनसे नहीं थी, बाबर के पिताजी की औकात इनसे नहीं थी कि आप लड़ लें उज्बेकों से। क्यों? क्यों? बात तो कुछ है जो उज्बेकों से लड़ नहीं सकते। लड़ इसलिए नहीं सकते थे कि उज्बेकों ने ही इनको तुगलमा विधि से मारा था। इनको अगर ये कौन सी विधि लगाते थे उज्बेक, तो उज्बेकों से इन्होंने सीखा कि आखिर ये तुगलमा विधि है क्या। और अब हमारी सेना कभी टाइट भी होती है तभी भी हार जाती है, और उनके पास कम सेना होती है फिर भी उज्बेक हमसे भारी पड़ जाते हैं, वो जीत जाते हैं। कहानी क्या है? फिर इन्होंने देखा कि भाई इनके पास में तोप है, और ये तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं कहां पे? हमसे जीतने के लिए तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अब भारत में पहली बार कोई तोप लेकर के आएगा तो इसका नाम क्या होगा बाबू? तो इनका नाम होगा बाबर। और बाबर को फारसी भाषा में हम क्या कहते हैं? शेर कहते हैं। बातें आ रही है समझ में? जब हम इनको बाबर में फारसी भाषा में इनको शेर कहते हैं, तो ये अब सिचुएशन बनता क्या है कि अब ये आते हैं यहां पे कहां? काबुल में। अब काबुल में क्यों आ गए? सोचने वाली बात तो ये है कि आप बताइए कि सर कि उज्बेकिस्तान से काबुल में आए, क्या काबुल खाली था क्या? कोई युद्ध इन्होंने नहीं लड़ा? ऐसा नहीं था। इसमें भी राजा थे लेकिन भूखमरी थी। क्या थी? भूखमरी थी। और इसके पास में एक जागीरदार का बेटा है बाबर, तो कुछ तो पैसे रहे होंगे, कुछ तो धन रहे होंगे, कुछ तो खाने पीने की चीजें रही होंगी। उन गरीबों में ले जाकर के उसने बांट दिया। क्या किया? इन गरीबों में ले जाकर के इन्होंने बांट दिया। और जब बांट दिया तो वहां का क्या बन गया? मसीहा बन गया। क्या बन गए ये बाबर? वहां के मसीहा, दुखदर्दी बन गए। अब ऐसे सिचुएशन में बाबर को कैसे कोई खदेड़ सकता है? बाबर वहां के वासी बन गए। अब आई देखिए बिलार के भागे शिकार कैसे फूटा। सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर बिलार के भाग से शिकार कैसे फूटा। आप काबुल देखिए, यहां पे देखिए, अगर यहां से हम काबुल से बाएं साइड में जा नहीं सकते, क्यों जाएंगे? तो फिर उज्बेक क्या करेंगे? कूटेंगे। ये बात सत्य है कि हारने वाला ही जीतता है। ये बात सत्य है कि हारने वाला ही जीतता है। और अगर लगातार आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे ये भी पता है कि आप पहले चांस में नहीं, 2-4 बार जब तक हारेंगे नहीं, तब तक आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। ये नियम है। और यहां पर वही चीजें बन के आ गई। इधर जाते तो फिर उज्बेक पीटते कूटते, इसके बाद में इनके लिए रास्ता इधर का बंद है, और इधर आते तो भारत में इब्राहिम लोदी बैठे हुए हैं। 60,000 की हाथी घोड़े की फौज है इनके पास। और इनसे अच्छे अच्छों की क्या होती है? इनसे अच्छे अच्छों की फुस हो रही है। फुस किससे? इब्राहिम लोदी से। क्यों हो रही है? कि सैन्य पावर अगर किसी के पास है तो ये पावर है इब्राहिम लोदी के पास में। यानी कि आप अब भारत में भी नहीं आ सकते, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा है? इब्राहिम लोदी बैठे हैं। ये सब थी भूमिकाएं।
अब हम थोड़ी सी ये बात करते हैं कि आखिर इनका बाबर का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ था, कहाँ हुआ बाबू? तो इनका ये जो बाबर का जन्म है ये 1483 में, कब? 1483 ईस्वी में। कौन से जगह पे होगा बाबू? फरगना में। कहाँ होगा? फरगना में होगा। अगर इनका जन्म होगा तो इनके पिता भी तो होंगे। पिता का क्या नाम होगा? तो पिता का नाम होगा उमर शेख। क्या नाम है बाबू? पिता का नाम है उमर शेख। माता भी तो इनकी होंगी भाई, बच्चा तो जन्म अकेले ऐसे तो लेगा नहीं, बिना माता पिता का तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो अगर माता है तो इनका नाम है कुतुब निगार बेगम। क्या नाम है? इनका नाम है कुतुब निगार बेगम। अब ये कुतुब निगार बेगम और उमर शेख, देखिए इनमें दो जनजाति है, एक को बोलते हैं मंगोल और दूसरे को बोलते हैं तैमूर। बात आ रही है समझ में? एक है इनमें जो उमर शेख है वो किसके हैं? तो तैमूर के हैं। और इसमें कुतुब निगार बेगम है वो कैसी है? मंगोल राजवंश की है। और ये दोनों जो खून होते हैं ना, ये लड़ाक खून है। इनसे पैदा होने वाला लड़का ऐसा वैसा नहीं हो सकता। इनसे पैदा होने वाला लड़का पक्का ही लड़ाक पैदा होगा, यानी कि खून गर्म है तभी ये यहाँ पर शेर उर्फ बाबर अपने जगहों पर नहीं कब्जा कर पाया, सोचिए, और आकर के भारत में मुगल सल्तनत की नींव रख देगा। तो आखिर लड़ाक तो है। जब ये लड़ाक है तो ये अब क्या करेगा? अब ये भारत में कैसे आएंगे और ये क्या करेंगे? तो ये आएंगे बाबू पेशावर में। कहां आएंगे? तो ये आएंगे पेशावर में। अब बात करते हैं कि आखिर ये पेशावर है कहां पे? ये भी तो हो सकता है ना, दुनिया तो जाने, हम तो सोचे इंडिया में नहीं है। ये कहां पर है? तो ये पेशावर है पाकिस्तान में। कहां पे है? पाकिस्तान में है। और ये जगह लगता है इस इलाके की तरफ कहीं ये। और यहां से जैसे आप यहां से घुसेंगे, आप पहले ही मिल जाएगा, दिल्ली से पहले कौन सा मिलेगा? तो पंजाब मिलेगा। समझ रहे? तो ये आएंगे पेशावर अभियान के लिए। तो इब्राहिम लोदी का कौन होगा बाबू? तो ये जो इब्राहिम लोदी है ना, इनके पेशावर अभियान मतलब समझ रहे, पेशावर में आते हैं देखने उखने के लिए। और देखने के लिए जैसे आएंगे ये, तो यहाँ इब्राहिम लोदी के दरबारी है, ठीक ना। एक का नाम है आलम खां और एक का नाम है दौलत खां। कौन है बाबू? इनके दरबारी है। एक का नाम है आलम खां, दूसरे का क्या नाम है? दौलत खां। आखिर ये दरबारी भी है, तो दरबारी है लेकिन ये साथ में सूबेदार भी है पंजाब के। कहां के सूबेदार है ये? पंजाब के सूबेदार भी है ये। और ये जब पेशावर में आएंगे बाबर, तो इनसे जा करके ये कहेंगे, ये देख लीजिए यही है दोनों आदमी, यानी कि ये आलम खां और दौलत खां ये क्या करेंगे? ये कहेंगे कि भैया दिल्ली की जो सत्ता है ना, अब इब्राहिम लोदी के संभालने बस की नहीं है। ये ऐसो आराम कर रहे हैं, ये राजपाट पे नहीं बैठे हैं। समझ में आ रही है बातें? तो ये ऐसा इन्होंने सोचा। तो आलम खां और दौलत खां ये जा करके ऑलरेडी कह देंगे बाबर को कि आप जो है क्या करिए, दिल्ली पर चढ़ाई करिए। क्या करिए? आप दिल्ली पर चढ़ाई कर दीजिए।
दिल्ली पर क्या करिए, चढ़ाई करिए, ठीक है। लेकिन फिर भी डर रहा है, डर रहा है, डर रहा है। बाबर कह रहा है कि ये गुप्तचर है, अगर उसके दरबारी है तो पक्का ये क्या है, कुछ न कुछ इनके दिल में क्या होगा, काला होगा। कोई भी अपने शासक को डायरेक्ट मरवाना नहीं चाहेगा, जिसका नमक दुनिया खाती है उसको मरवाना नहीं चाहती है। इसलिए बाबर चूंकि दिमाग से क्या है, लड़ाक है, राजनीति का क्या है, पक्का है, ये जान जाता है, ये जान जाएगा। और ये जानने के बाद में ये बाबर कहेगा भैया अभी हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो भाई कुछ नहीं करोगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है भाई। हम खुद बता रहे हैं कि दिल्ली में अच्छा नहीं चल रहा है, इब्राहिम लोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, ना तनख्वाह दे पा रहे अपने सैनिकों को, ये तनख्वाह तक नहीं दे रहे हैं, ये राजपाट क्या करेंगे, सोचिए बात को। फिर भी बाबर विश्वास नहीं करता है, और नहीं क्यों करता है, तो ये फिर क्या है, अपना दूत किसके पास भेजता है, राणा सांगा के पास। और राणा सांगा 2 नंबर का मजबूत है, उसमें कौन है, अगर कोई मुगल से टक्कर डायरेक्ट दिल्ली से टक्कर कोई ले रहा है, दिल्ली सल्तनत से, तो यहाँ एक राजपूत का एक लूला आदमी, समझ रहे, एक लूला आदमी दिल्ली में डायरेक्ट अगर कोई लड़ रहा है तो ये लड़ रहा है राणा सांगा। तो राणा सांगा लड़ रहे हैं, तो राणा सांगा ने बोला हाँ जी आइए आइए, क्यों आइए, सही बता रहे वो लोग, आप आइए, आ करके और सीधे दिल्ली पर क्या करिए, इनको लूटिए। ये बात तो सही बनी थी, तब ये राणा सांगा बोलता है, तब ये बाबर बोलता है अब हमारा साथ हो गया है सेकेंड पार्टी के साथ में, लड़ाक पार्टी के साथ में। राणा सांगा क्या है, ये भी लड़ाक है। अब हम दोनों भाई मिलेंगे और क्या करेंगे, यहां से दिल्ली सल्तनत में जो बैठा हुआ है इब्राहिम लोदी, इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। आ रही बातें समझ में। तो जब ये ऐसी सिचुएशन को जब ये फॉलो करेंगे कि खत्म कर देंगे, तो ये चढ़ाई के लिए अब आ जाएंगे। कहां आएंगे बाबू, दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कहां होंगे रवाना, तो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आप जानते हैं कि पेशावर से होते हुए इनको आना पड़ेगा पंजाब, और पंजाब से आएंगे तो पंजाब पहले हरियाणा एक ही था, तो यहां पर जैसे ये आएंगे दिल्ली की तरफ आने लगेंगे, वैसे ही आलम खां और दौलत खां दोनों बता देंगे कि इसको, इब्राहिम लोदी को, कि महाराज आपके ऊपर बहुत बड़ा अटैक आने वाला है, उधर से बाबर आ रहा है। देखिए, देख रहे हैं ना सिचुएशन। अब ये क्या करेंगे कि इसको बोलेंगे कि चलिए अब लड़ाई के लिए उसको आने मत दीजिए, सीमा रेखा तक अगर वो आ गया तो क्या कर देगा, वो दिल्ली पे कब्जा कर लेगा, दिल्ली में कत्लेआम कर देगा। इसलिए उसको कहीं अलग जगह पे रोका जाए। यहां से भी ये क्या हो जाएगा, ये यहां से भी इसकी सेना 60,000 की सेना निकलेगी। कितनी बाबू, तो ये 60,000 की सेना क्या करेगी, ये निकलेगी। किधर निकलेगी, तो ये निकलेगी पंजाब की तरफ। अब पंजाब की तरफ ये भी निकलेगी, और इधर से ये भी आ रहे हैं, पंजाब को क्रॉस कर चुके हैं। कौन कर चुके हैं बाबू, तो इधर से बाबर, और इधर से कौन आ रहा है, इब्राहिम लोदी, हिम लोदी आ रहे हैं। चलिए जी, इनके पास में कुछ कहते हैं कि केवल 3200 सेना थी। ये आंकड़ा सही नहीं है, जैसा कई जगहों पे कई इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कोई कहता है 4000 है, कोई 4200, कोई 3200 कहता है। ये आंकड़ा कोई साइंटिफिक आंकड़ा नहीं है या लॉजिकल नहीं है कि इतना ही था। उन्होंने जैसा लिखा है वैसा हम जगह जगह की बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम
इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे वक्तव्य में और वर्तनी में कोई गलती हो जाती है तो कृपया करके हमें आप माफ कर देंगे, क्योंकि मैं एक फौजी प्लेटफार्म से हूं, मैं हवलदार अतुल हूं। चलिए जी, जब ये चलेंगे दिल्ली से और ये चलेंगे इधर से, तो ये इनकी टकराव हो जाएगी। कहां पे होगी? तो ये टकराव हो जाएगी 1526 में। कहां होगी बाबू? तो ये जगह का नाम है पानीपत। क्या नाम है इस जगह का? नाम है, इस जगह का नाम है पानीपत। पानीपत नाम है। पानीपत है, सोनीपत है, सोनीपत के बाद पानीपत, पानीपत के बाद में दिल्ली आ जाता है हरियाणा से अगर हम निकलते हैं तो, क्योंकि हमने रास्ते घूमे हुए हैं, इसलिए बताने की कोशिश करें। तो पानीपत है, और ये पानीपत में प्रथम लड़ाई को लड़ेंगे, और ये प्रथम युद्ध बोलते हैं। पानीपत का प्रथम क्या बोलते हैं? प्रथम युद्ध बोलते हैं। ये प्रथम युद्ध किसके किसके बीच होगा? तो एक तरफ बाबर होंगे और दूसरे तरफ कौन होंगे? तो इब्राहिम लोदी होंगे। दूसरी तरफ कौन होंगे? इब्राहिम लोदी होंगे। और इब्राहिम लोदी क्या करने वाले हैं बाबू? तो इब्राहिम लोदी अपनी सेना के साथ में बैठ करके जाएंगे और इनकी मुलाकात पानीपत पे हो जाएगी। और जब पानीपत के ऊपर हो जाएगी तो इसकी सेना इधर और इस बाबर की सेना इधर। आप सोचिए कि जिसके पास 60,000 हो, जिसके पास 32,000 3200 हो, हजार की तो दूर की बात है, अगर 3200 हो, अगर को पैरों रख देना कोई, इतने दौड़ा दौड़ा के खाली पैरवा इसे रख दे तो ये मर जाते। मरते कि नहीं, मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 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 कैसे मरते? आधुनिक हथियार इसके पास में क्या है? इसके पास में, इसके पास में तोप है। इसके पास में क्या है? तोप है। यानी कि इस युद्ध में भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल अगर कोई करेगा तो ये कौन करेगा? बाबर करेगा। पहली बार तोप का इस्तेमाल इसमें होगा, और ये तोप ऐसे अट्रेंडम पोजीशंस में तोपों को क्या करेगा? ये लगा देगा। बात आ रही है समझ में? तो यानी कि इसको क्या कर दिया ये बाबू? तो ये तोपों को इन्होंने ऐसे लगा दिया है, और इसकी सेना को 60,000 की सेना को पता नहीं है कि इसके पास में क्या है? एक आधुनिक हथियार है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम तोप कहते हैं। अब युद्ध शुरू हुआ। वो बोला हम आगे तुमको नहीं जाने देंगे, ये बोलता है हम तुमको आगे नहीं जाने देंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं। तो जब दोनों में बातें बनी तो यहां से इन्होंने बोला हमला शुरू। इन्होंने क्या किया? इसकी हा करके, और इसने क्या किया बाबू? तो इसने क्या किया? ये फर्स्ट लाइन में इसने मान लीजिए कि 3200 है, तो 1000 की सेना इसने, 500 की सेना यहां लगा दिया। क्लियर है? इसके बाद में बीच में इसने क्या कर दिया? घोड़ों को कर दिया, जो हाथियां वो कर दिया, और इसके पीछे इसने क्या कर दिया है? इसके पीछे इसने तोप लगा दिया। क्लियर है? और तोप के पीछे और 2-4 बस दूरी दूरी पे लगा दिए। और इसने क्या किया? इसने एक काम इसने कर दिया ठाई से, और जिसको हम लड़ाई को कहते हैं तुगलमा विधि का इस्तेमाल इसने कर दिया। और तुगलमा विधि इसने कहां से सीखा था? तो इसने सीखा था उज्बेकों से सीखा। इसने अपने देश के उज्बेकों से सीखा, उज्बेकिस्तान से सीखा। इसने क्या सीखा है? तुगलमा विधि। और तुगलमा विधि में इसने क्या किया कि यहां तक इसने टोटली सेना को 1600 से लेके 1500 सेना इसने अपने फ्रंट में रख लिया। अब देखने में लगा कि भैया इसके पास सेना ही नहीं है, हुआ करके गए आगे। इसके बाद में देखिए इसने क्या किया? यहां पे इसने कुछ सेना लगा दिया इसके पीछे, बिल्कुल ये सेना यहां पे है, इसने यहां पे लगा दिया कि अगर उसको पता है, रणनीति पता है कि जैसे हाकारा होगा मैं तो फायर करूंगा, ये बिखरेंगे इधर 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 इधर, बचाओ बचाओ करके। और जब बचाओ बचाओ करके बिखरेंगे
तो इनको इधर भी तो चाहिए, तो यहाँ पे लगा दिया इसने तीरंदाज, इधर एक एक में एक हर एक टोली में इसने तीरंदाज लगा दिया। इसके बाद में भूखने वाले लगा दिए कि मतलब जो इससे बाहर युद्ध के श्रेणियों से बाहर जाएगा तो वो मर के ही बचेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब वहां आकर के ये गए, और जैसे गए यहाँ से मुस्तफा है गनर, कौन है गनर? मुस्तफा, मुस्तफा खां है। और मुस्तफा खां ने क्या लगाया निशाना कि थार से जैसे इनके ऊपर गिरता है गोला तोप का, आग बबूला जब इनके ऊपर गिरता है, भागो 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 भागो। और इधर से ये क्या करेगा, तुगलमा विधि से जिसने लगाया है इसको काट देंगे। काटने के बाद में यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, तो यहां पर बाबर की जीत हो जाएगी और इब्राहिम लोदी क्या होंगे, हार जाएंगे। सोचिए क्या तकनीकी है यार। हम कहते हैं ना कि फलाने की फौज बहुत ज्यादा है, ये है वो है, सब कुछ ठीक है, फौज भी होनी चाहिए, पर तकनीकी पीछे नहीं होनी चाहिए भारत की। जहां टेक्नोलॉजी पीछे हो गई तो जिसका मर्जी वही इस्तेमाल आपको कर जाएगा। इसलिए हमको अब टेक्नोलॉजी पे भी काम करना है और हमको ज्यादा से ज्यादा क्या बनना है, ताकतवर बनना है। आज हमने पढ़ा है पानीपत का युद्ध, आज हमने पार्ट 1 को यहाँ पे खत्म किया है। कल हम पार्ट 2 को खत्म करेंगे। अगर अच्छा आप लोगों को लगता है तो कमेंट करेंगे और बताएंगे कि भाई फौजी तेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, या तू किस रिदम में पढ़ा रहा है, या तेरा क्या है। और ज्यादा से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि जो ये अग्निवीर फॉर्म वगैरह फिलअप कर चुके हैं वो आकर के यहाँ पर विस्तृत पढ़ें। हर एक बेल्ट और कैप की नौकरी के लिए यहाँ साधारण तरीके से गाजीपुर के अंदर मालगोदाम रोड पे, मालगोदाम रोड है स्टेशन के जस्ट बगल में, यहीं पे मेरी एकेडमी है और यहीं पे मेरा घर है। जय हिंद, जय भारत।